अब जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच, या इस कार्डिनल अप्रोच को हम मार्शलियन अप्रोच भी बोलते हैं। तो बाद में हम इसमें एक तो सिंगल कमोडिटी केस ले लेंगे, सिंगल कमोडिटी, और इसमें हम टू कमोडिटी केस भी ले लेंगे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जहां पे आपको ये सिंगल कमोडिटी केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना है थ्रू मार्शल अप्रोच, और ये टू कमोडिटी केस में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम इक्विलिब्रियम पे जाएं या कार्डिनल अप्रोच पे जाएं, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हु इज कंज्यूमर फर्स्ट? पहले तो आपको ये समझिए, हु इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो एक बंदा है हु कंज्यूम्स इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, who is making consumption of what? Consumption of goods and services. So ये कंज्यूमर वो एक एंटिटी है जो कि कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? क्योंकि इसको यहां से यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर, या जिससे यहां पे इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये चीज आप यहां से समझिए कि ये कंज्यूमर जो है, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, किस लिए? वहां से यूटिलिटी मिलती है, और इन अदर वर्ड्स जहां से इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब ये कंज्यूमर कहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है कि इसका जो पॉइंट ऑफ सैटिटी, या इसको हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ बिल्स, इस कंज्यूमर के लिए कहां पे होता है? तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाएंगे दैट व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? जहां पे ये अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करता है, जहां पे अपनी ये सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन हिज इनकम। एक तो इसकी इनकम वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, एंड मार्केट प्राइसेस। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is simply where a consumer maximizes his levels of satisfaction given his income and market prices. इस इनकम और मार्केट प्राइसेस को कांस्टेंट रख के, इस इनकम और मार्केट प्राइस को कांस्टेंट रख के एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को कहां पे मैक्सिमाइज करता है? वो होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है। या अगर हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, अब इसी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हमें मेजर करना है, या हमें इसको अंडरस्टैंड करना है थ्रू कार्डिनल अप्रोच या मार्शलियन अप्रोच। अब मार्शल ने पहले एक मेजर दिया, इस सब को समझने के लिए उसने एक मेजर दिया जिसको उसने मार्शलियन अप्रोच भी के नाम से भी जानते हैं, या कार्डिनल अप्रोच के भी नाम से जानते हैं। तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले सिंगल कमोडिटी केस के साथ। तो इसको समझने से पहले अब मार्शल ने हमारे लिए कुछ assumptions रखे हैं बिफोर वी विल अंडरस्टैंड दिस वेरी अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द assumptions। तो पहला assumption जो है रैशनैलिटी है, रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। ये आप चाहे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ो या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ो, तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना है दैट कंज्यूमर इज रैशनल। तो कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इज रैशनल बाय मींस कि एक कंज्यूमर ये रैशनल इस तरीके से है कि ये सबसे पहले अपनी जो इसकी लिमिटेड इनकम है, जैसे मैं सब फ्रॉम द लेक्चर 1 में आपको बताता आया हूं कि कंज्यूमर के पास इनकम जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब इस लिमिटेड इनकम से इसको ये सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करनी है, तो ये क्या करेगा कि ये अपनी इस गिवन इनकम से सबसे पहले ये उस कमोडिटी पे खर्चा करेगा जिससे इसको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, या हम ये कहेंगे कि ये सबसे पहले जो इसकी अर्जेंट वांट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अर्जेंट वांट उस कमोडिटी से सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली अर्जेंट वांट के लिए सेटिस्फाई करने के लिए ये वो कमोडिटी जो है यूज करेगा जो कि जिसमें ज्यादा यूटिलिटी होगी, जिसमें ज्यादा होगी, मोर यूटिलिटी। और उसके बाद ये दूसरे कमोडिटी पे अगर ये स्विच करेगा
तो वो हम टू कमोडिटी केस में भी देखेंगे। लेकिन ये रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? रैशनैलिटी का मतलब है दैट ही प्रेफर्स मोर ओवर लेस। आप हर जगह यही समझेंगे और हर कोई टीचर आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता है दैट ही प्रेफर्स मोर ओवर लेस। लेकिन एक्चुअल में मोर ओवर लेस का मतलब ये होता है कि ये सबसे पहले अपनी अर्जेंट वांट सेटिस्फाई करेगा और अर्जेंट वांट के लिए उस गुड को परचेज करेगा जिसमें इस कंज्यूमर के लिए ज्यादा यूटिलिटी होती है। उसका होता है मतलब ही प्रेफर्स मोर ओवर लेस। मोर लेस ओवर लेस मींस जिसमें ज्यादा यूटिलिटी होगी। ज्यादा किस कमोडिटी में यूटिलिटी होगी? जो उसकी अर्जेंट वांट को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं कि जो लीस्ट अर्जेंट है उसको नहीं, जो मोस्ट अर्जेंट वांट को सेटिस्फाई करेगा वो कमोडिटी में ज्यादा यूटिलिटी होगी और उसके बाद जिसमें कम यूटिलिटी होगी वो उसके बाद वो कंज्यूम करेगा। दूसरा पॉइंट, यूटिलिटी इज एडिटिव। यूटिलिटी इज एडिटिव। एडिटिव कहो या इसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी बोलो तो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब ही होता है जहां पे हम यूटिलिटी को एडिटिव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हमारी यूटिलिटी जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 या x1 या x2 x3 अप टू xn तक। तो ये हमारी यूटिलिटी की फंक्शन है। तो टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होगी यहां पे? सो इट विल बी लाइक यूटिलिटी फ्रॉम x1 प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x2 प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x3 अप टू प्लस यूटिलिटी फ्रॉम xn। तो अगर हम xn कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, x के n कमोडिटीज हम n यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी किसके बराबर है? अगर हम यूटिलिटी हर एक यूनिट से ऐड करके जो आएगा वो हमारी होगी टोटल यूटिलिटी। ये होता है यूटिलिटी इज एडिटिव और कार्डिनल यूटिलिटी। और तीसरा पॉइंट जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका क्या मतलब है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले आप यहां से समझना, कुछ वर्ड मीनिंग से ही समझना शुरू करें। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर। मार्जिनल मीन्स एडिशनल। ओके, डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीजिंग। क्या मतलब है कि एक कमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसी कमोडिटी के जब आप सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर, एवरी एडिशनल यूनिट का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है वो डिक्रीज होता है, डिमिनिश होता है। सो एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग द यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी सक्सेसिवली, उससे जो यूटिलिटी आपको मिलती है वो डिमिनिश होती है फॉर एवरी यूनिट जो आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। एवरी एडिशनल यूनिट इज गिविंग यू लेसर एंड लेसर यूटिलिटी। इसका मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके बाद अगर आप जो फोर्थ असम्पशन है इस कार्डिनल अप्रोच का, वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका क्या मतलब है? और यही एक पॉइंट है जहां पे आपको जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है और आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले देखो, जैसे कि मैंने अभी कहा, जब हम कोई क्वांटिटी किसी कमोडिटी का हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हमने देखा उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस कमोडिटी की यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ मनी इज गिविंग सेम यूटिलिटी। सो दैट मीन्स हम इसको जो ये मनी का जो, चाहे अगर आपके पास जब आप पहला रुपी खर्च करते हैं, जब आपने रुपी 1 खर्च किया, जो ये यूटिलिटी देगा, अगर आपके पास 1000 है, 1 लाख है या 100 है, जो अगर 100 भी जब आप इसको खर्चा करेंगे, ये भी उतनी ही यूटिलिटी देगा जितनी की
पहला रुपया जब आपने खर्च किया, ये जितनी यूटिलिटी देगा ये भी उतनी ही यूटिलिटी देगा। लेकिन एक्चुअली अब आप ये समझेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट, लेकिन ये इन्होंने यूज किया है क्योंकि वो उस टाइम उनके पास मेजरिंग रॉड नहीं थी कि वो इसको कैसे मेजर करते, तो उस वजह से उन्होंने फिर मार्जिनल यूटिलिटी को, चूंकि ये यूटिलिटी डिमिनिश हो रही थी, जो हम किसी कमोडिटी की यूटिलिटी, जो किसी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं उससे जो हम यूटिलिटी जो हमें मिलती है वो डिक्रीज होती थी, तो इन्होंने इसको एज अ मेजरिंग रॉड यूज किया। और आपको जैसे पता ही है, चाहे आपके पास मीटर हो चाहे आपके पास किलोग्राम हो, उनका जो मेजरमेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। दैट्स व्हाई वो उन्होंने इसको यूज किया और इसको कांस्टेंट रखा, ताकि क्योंकि अब ये आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, हाउ इज इट पॉसिबल। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेटर ऑन इट वाज क्रिटिसाइज्ड कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको यूज किया है और फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग दिस। तो इन्होंने इसको कैसे यूज किया, इन्होंने इसको यूज इस तरीके से किया कि इन्होंने यहां से इसके लिए इन्होंने मेजरिंग रॉड रखी यूटिल, जो कि मैं इससे पहले लेक्चर में आपको समझाता आया था कि हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल के थ्रू मेजर करेंगे और इस मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीस के थ्रू मेजर करेंगे। उन्होंने उस यूटिल को मार्जिनल ये यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर कर दिया। दैट मीन्स अगर हमारा एक यूटिल है, वो यूटिल हमारा बराबर है फॉर एग्जांपल वन रुपी, तो दैट मीन्स अगर पहला रुपया आपको एक यूटिल देगा, आपको 100वां रुपया भी एक ही यूटिल देगा। तो ये इस तरीके से आप समझने की कोशिश करें, ये इस तरीके से आपके लिए आसान होगा ये समझना कि इन्होंने इसके लिए यूटिल यूज किया और मनी के लिए उन्होंने रुपीस यूज किया। तो इन्होंने इसको इक्वल करके, ताकि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए, अगर हमारा पहला रुपया हमें एक यूटिल देता है, जो कि यूटिल है मेजरमेंट इसका, कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन का, और ये रुपी इसका है, तो इसको बराबर करके इन्होंने इसको कांस्टेंट रख दिया। ओके, तो आप इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि these are the assumptions, these you have to consider first before understanding or before measuring consumer's equilibrium through Marshallian approach। और चूंकि हम सिंगल कमोडिटी केस पढ़ेंगे, अब सिंगल कमोडिटी केस में मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंज्यूमर के पास चूंकि क्या होता है, इनकम है इसके पास, वाई, इसको मैं इनकम बोलता हूं कि इस इंसान के पास इनकम है और अब इसको कमोडिटी एक्स कंज्यूम करनी है। अगर इसके पास इनकम है, अब इसको एक्स कमोडिटी कंज्यूम करनी है, क्योंकि ये सिंगल कमोडिटी केस है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एक्स कमोडिटी यहां पे, तो अब इसके पास अभी पूरी इनकम है, अभी इसने एक्स कंज्यूम नहीं किया। और जैसे कि आपको पता है, जो चीज आपके पास ज्यादा होती है तो उसकी यूटिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू जो कि आपके पास नहीं होता है। अगर आप यहां पे ये समझेंगे, इसके पास अभी पैसा है, कमोडिटी नहीं है, तो कमोडिटी की यूटिलिटी ज्यादा होगी, यहां पे इसकी मैक्सिमम होगी और इसकी कंपैरेटिवली इससे कम होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी जीरो होगी या मिनिमम होगी, लेकिन जितनी एक्स कमोडिटी की यूटिलिटी है एक कंज्यूमर के लिए, वो इस इनकम से, वो इस पैसे से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, चूंकि ये रैशनल है, वो रैशनल है, तो ये ऐसा करेगा दैट ही विल स्टार्ट, वो इसको इसके बदले एक्सचेंज करना चाहेगा, क्योंकि अब इसको एक्स कमोडिटी चाहिए, एक्स कमोडिटी कंज्यूम करनी है, और ये कब तक ये एक्सचेंज करता जाएगा, ये इस इनकम को कमोडिटी के साथ तब तक एक्सचेंज करता जाएगा जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी जब तक ये ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और आप यू कैन से प्राइस ऑफ एक्स। चूंकि ये बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज भी कर सकता हूं। ऐसी मिसाल के तौर पर इट इज प्राइस ऑफ एक्स और इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्योंकि जब तक ये इससे ज्यादा है तब तक ये इसको इसके साथ, जब तक ये अपनी इनकम को इसके साथ एक्सचेंज करता जाएगा। तो जब तक इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ज्यादा यूटिलिटी देती है एज कंपेयर टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस क्या करता है, ये अपनी इनकम को सैक्रिफाइस करता है, लेकिन गेन क्या करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। जब तक इसके गेन्स ग्रेटर देन है सैक्रिफाइस, तब तक ये कंज्यूम करता जाएगा। सो यहां पे आपको समझना है, गेन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, गेन्स इन टर्म्स ऑफ satisfaction he is deriving from the consumption of commodity X। ये commodity X को कंज्यूम करता है
वहां से इसको गेन होता है क्या, यूटिलिटी। लेकिन यहां से ये कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करता है, बिकॉज ही हैज टू पे फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, फॉर एवरी यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। सो हियर ही इज मेकिंग सेक्रीफाइस, हियर ही इज हैविंग सम गेन्स। सो जब तक ये गेन्स ग्रेटर देन है सेक्रीफाइस, ये तब तक कंज्यूम करता जाएगा। यहां से आपको समझना है। अच्छा, अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे, यहां से हम क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स, यहां से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या हम प्राइस ऑफ एक्स इसे कहो, यहां से हम ले लेते हैं। अगर और खासकर इस यहां से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी भी ले लेंगे, ये दोनों एक ही है, और ये हम यहां से भी लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। अगर ऐसी बात है, चूंकि देखो यहां पे कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी मींस कि यहां से जो यूटिलिटी मिलती है वो कांस्टेंट है, और हमें पता है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो होती है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको मैं बराबर रखता हूं, दैट इट इज प्राइस ऑफ एक्स इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, तो ये हमारा दिखाता है व्हाट वी आर एक्चुअली पेइंग, लेकिन उसके बदले हमें कुछ गेन्स भी मिलती है। हम गेन्स क्या मिलती हैं, जो हम ये एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें गेन्स मिलती हैं, वहां से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि जब हमने टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को हमने ड्रॉ किया था, वो इस तरीके की थी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जरूर थी। दैट मीन्स जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया वो इतना था, और एवरी एडिशनल यूनिट वाज गिविंग यू लेसर एंड लेसर यूटिलिटी, दैट्स व्हाई दिस कर्व इज डिमिनिशिंग। तो ये हमारी कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब यहां पे अब आप सोचेंगे कि सर हमारी ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कहां पे है, वो वहां पे है जहां पे इसके सैक्रिफाइसेस इक्वल टू गेन्स होते हैं। तो जहां पे ये गेन्स इक्वल टू सैक्रिफाइस होता है, वहां पे एक कंज्यूमर जो है इसका इक्विलिब्रियम होता है। तो फॉर एग्जांपल दिस ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। आप कहेंगे कि सर व्हाई दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, व्हाई नॉट अबव दिस और बिलो दिस। देखो अगर आप यहां पे ले लोगे या इस पॉइंट पे क्या है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, आप कहेंगे कि सर व्हाई नॉट ए, व्हाई नॉट बी, व्हाई ओनली ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर हम ई पॉइंट पे, ए पॉइंट पे देखेंगे, देखो बेटा यहां पे ये सैक्रिफाइस जो है इसकी वो कम है एज कंपेयर टू गेन। अगर आप देखेंगे, देखो ये यहां पे इसके जो सैक्रिफाइसेस हैं वो कम है एज कंपेयर टू गेन्स। तो चूंकि वो रैशनल है, वो तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक ये ज्यादा है। तो इस वजह से ये नहीं है, वो अगेन वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज मोर। अच्छा, अगर आप यहां पे देखेंगे, देखो अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप देखो आप सैक्रिफाइस ज्यादा करते हो लेकिन गेन इसका कम है, इस वजह से ये पॉइंट भी नहीं है, यहां पे कंज्यूमर के लिए नुकसान है। सो व्हाट ही विल डू, सो ही विल स्टॉप हियर। कहां पे, ई पॉइंट पे, जहां पे मार्जिनल, तो हमने क्या देखा, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम marginal utility of x commodity is equal to price of x और इनटू मतलब marginal utility of money, जो कि आपको बराबर ये एक सिंगल कमोडिटी केस के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक्स कमोडिटी ले रहा हूं, तो एक्स कमोडिटी का इक्विलिब्रियम कहां पे है, जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये हमारा होता है एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, इन सिंगल कमोडिटी केस। तो हमने क्या समझा बेटा कि एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी और MUX इज इक्वल टू प्राइस PX। तो या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ x इंटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 1। ये मैं बस इसी को इस तरीके से, अगर आप फिर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर वही बन जाएगा। तो ये हमने देखा। अब जो दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही जरूरी है समझना, दैट इज मार्जिनल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू टू कमोडिटी केस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डेल अप्रोच इन टू कमोडिटी केस। अब चूंकि आपको पता है कि
बहुत कोई ऐसा कंज्यूमर जो कि बहुत कम है कि जो सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता होगा, लेकिन एक्चुअल हकीकत यह है कि कंज्यूमर जो होते हैं वो बंडल्स में खाते हैं। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम टू कमोडिटी के उसी को हम जनरलाइज करते जाएंगे तो आपको ये अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर जब एक कंज्यूमर होता है उसके पास इनकम होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज वाई, दिस इज हिज इनकम। सो हमने देखा कि ये पहले इस कमोडिटी को कंज्यूम करता है जिसमें इस कंज्यूमर के लिए ज्यादा यूटिलिटी होती है, तो ये पहले इसको कंज्यूम करता है। तो उसके बाद ये स्विच करता है उस कमोडिटी की तरफ जो सेकंड बेस्ट होती है। सेकंड बेस्ट इन व्हाट? सेकंड बेस्ट इन यूटिलिटी। वो आप कैसे समझेंगे? मिसाल के तौर पर ये एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई, पहले ये एक्स कंज्यूम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल सेकंड बेस्ट वाई कमोडिटी है। तो अगर ये सेकंड बेस्ट वाई कमोडिटी है, दैट मीन्स वो स्विच करता है एक्स से वाई, बिकॉज Y is the second best commodity जिसमें से उसको ज्यादा यूटिलिटी, सेकंड नंबर पे यूटिलिटी मिलती है। तो ये इन दोनों के बीच में ये अपना कंजप्शन स्विच करता रहता है, अपना एक्सपेंडिचर इन दो कमोडिटीज पे, या अगर हम बाद में बंडल ऑफ लेंगे तो वेरियस कमोडिटीज पे ये स्विच करता रहता है। अच्छा, ये अब यहां पे समझना है कि ये स्विच कब तक करेगा। ये स्विच इसलिए करता है क्योंकि मिसाल के तौर पर जब इसने इस कमोडिटी को कंज्यूम किया, अब जब इसने ये कंज्यूम किया तो इसकी यूटिलिटी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? एज पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब इसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली या रिलेटिवली इसकी इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हाट दिस कंज्यूमर विल डू, ही विल स्विच फ्रॉम एक्स टू वाई, और जब वाई को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा तो इसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सो ही विल स्विच अगेन टू एक्स। तो इसी तरीके से ये इसके बीच में अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से स्विच करता जाएगा टिल मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज विल बी इक्वल। ये तब तक स्विच करता जाएगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो दैट मीन्स अगर हम इनको दो कमोडिटीज को एक साथ ले लेते हैं, वो एक कंज्यूमर इन दो कमोडिटीज को तब तक कंज्यूम करता रहता है जब तक इन दोनों की यूटिलिटी बराबर हो जाती है, प्राइस रेशियोज के बराबर, प्राइस के बराबर, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, जो कि लास्ट में हमें पता होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होता है। तो हमने कहा कि ये तब तक कंज्यूम करेगा जब तक इन दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई ये बराबर होगा। तो जब ये मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है वेरियस कमोडिटीज का, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको बेटा वहां पे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है जब एक कंज्यूमर वेरियस कमोडिटीज के बीच में स्विच करता रहता है अप टू द पॉइंट जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी कमोडिटी इज इक्वल, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं इस पॉइंट को जनरलाइज यहां पे करूं, इस पॉइंट को जो कि हमने अभी अगर मिसाल के तौर पर अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, हाँ, तो अब मैं, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं इन इक्वेशंस के साथ इसको थोड़ा सा यहां पे यूज करूं तो ये कैसे बन जाएगा। मिसाल के तौर पर जो मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहां पे लेता हूं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इंटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये भी चूंकि अब इसका भी मार्जिनल यूटिलिटी इसके बराबर है, तो ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इंटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और ये दोनों बराबर होंगे किसके? 1 के। तो जैसे कि मैंने यहां पे इसको ट्रांसफॉर्म किया था, तो आप भी इसी तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करके आप इसी पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो अगर मैं इस यूटिलिटी को, चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, तो मैं इनको मार्जिनल यूटिलिटी को वन साइड करके प्राइस रेशियो को दूसरे साइड में करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इंटू MUM, ओके, इज इक्वल टू 1। तो जहां पे आपको और एक चीज समझना है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर एदर कमोडिटी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
मनी फॉर कमोडिटी वाई, ये हमने पहले ही अज्यूम किया है दैट इट इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है दैट मीन्स ये सेम है फॉर एक्स कमोडिटी एज वेल एज वाई कमोडिटी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यह है आपका इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो ये किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। मैं दो कमोडिटीज को लूंगा एक साथ, यहां से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आएगा, यहां से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई आएगा, और ये हमारा है प्राइस ऑफ एक्स, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। तो अगर यहां से हमारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऐसे बन जाएगी, और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बन गई, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बन गई। सो दिस इज इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। जैसे अभी मैंने यहां पे आपको समझाया था दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस ऑफ द एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, वो मैंने यहां पे भी लिया। मैंने दो कमोडिटी को एक साथ किया, तो जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल एट पॉइंट ई, सो दिस इज इक्विलिब्रियम बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। सो ये कंडीशन यहां पे फुलफिल होती है। अब इसी तरीके से या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं इसको इसके तरीके से भी लिख सकता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। आप इसको जितना आप कमोडिटीज कंज्यूम करते जाएंगे, आप इसमें ऐड करते जाएं, तो ये अब तो मिसाल के तौर पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। अगर आप इसमें वेरियस कमोडिटीज इंक्लूड कर रहे हैं तो ये लास्ट में जितनी भी आप कमोडिटीज में ऐड करते जाएंगे तो कंडीशन फॉर एवरी कमोडिटी विल बी सेम, सो दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो दिस इज द कंडीशन व्हिच यू हैव टू फुलफिल बिफोर, अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच आपको मेजर करना है, वेदर इन सिंगल कमोडिटी केस देन इट इज हियर, एंड इन टू कमोडिटी केस और वेरियस कमोडिटी केस। देखो बेटा, जब ये मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एवरी कमोडिटी इज इक्वल, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि फ्रॉम एवरी कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी कमोडिटी इज इक्वल। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है। तो अगर मैं इसको एक मिनट में कंक्लूड करूं तो सबसे पहले आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा, व्हिच इज दैट कंज्यूमर इज मैक्सिमाइजिंग हिज लेवल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस। तो ये हमने यहां से समझा कि व्हाट आर द assumptions किस तरीके से हैं, दैट कंज्यूमर इज रैशनल, दैट ही प्रेफर्स मोर और लेस। यूटिलिटी इज एडिटिव, दैट मींस वी आर इन अ पोजीशन टू मेजर और टू ऐड utility from every unit. So diminishing marginal utility that the utility derived from every addition unit diminishes, or constant marginal utility of money, that means utility from every unit of money is remain as constant. और जब हमने इसी को हमने जब इस सिंगल कमोडिटी केस में यूज किया तो हमने देखा कि एक कंज्यूमर के पास इनकम होती है और कमोडिटी उसको कंज्यूम करनी है, और ये कमोडिटी तब तक कंज्यूम करता है जब तक इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ज्यादा होती है किसके, एज कंपेयर टू व्हाट ही इज सैक्रिफाइसिंग, इन द सेंस दैट ही इज सैक्रिफाइसिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ही इज सैक्रिफाइसिंग। सो जब तक गेन इज ग्रेटर देन है सैक्रिफाइस, तब तक ये कंज्यूम करता जाएगा, और ये स्टॉप कहां पे करेगा, जहां पे ये गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस होगा। वो हमने ग्राफिकली भी समझा यहां से, जब हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कर्व जब ये बराबर होती है प्राइस एक्सिस, सॉरी प्राइस कर्व के लिए, जहां जो हम रिप्रेजेंट करती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी, तो यहाँ पे ई पे पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमारी जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये भी यहाँ पे फुलफिल होती है। और यही जब हमने दो कमोडिटीज में टू कमोडिटी केस में हमने वो यूज किया, तो कंडीशन चूंकि दोनों के लिए सेम है, क्योंकि हमने ये समझा कि एक कंज्यूमर तब तक कमोडिटीज के बीच में स्विच करता है जब तक उन कमोडिटी से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो सेम होती है फॉर एवरी कमोडिटी। तो इसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली भी आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ये बराबर होता है। तो यहाँ पे ग्राफिकली अगर आप समझेंगे, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कर्व है, ये हमारा पी ऑफ एक्स है और पी ऑफ वाई है, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, और जहां पे ये तीनों इक्वल है वो हमारा दिखाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और अगर आपको इसी को जनरलाइज करना हो फॉर वेरियस कमोडिटीज मोर देन 2, तब आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, एंड दैट्स व्हाट वी आर हैविंग इन द प्रेजेंटेशन टुडे। थैंक यू।